हेलो एस्पिरेंट्स। सो आज की क्लास में हम लोग अपने फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक को ख़त्म करेंगे। आज हम लोग का फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड सारे आर्टिकल हम लोग देखेंगे जो बचे हैं, जो कि हैं आर्टिकल 30 से लेके 35 तक के आर्टिकल्स। तो आज हमारा फंडामेंटल राइट्स का क्लास वी विल वाइंड अप। ठीक है, इसके बाद हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज देखना चालू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला टॉपिक जो आज की क्लास में हम लोगों को देखना है वो है आपका आर्टिकल 30। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 30। अब आर्टिकल 30 क्या बोलता है? तो आर्टिकल 30 है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। क्या है? राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब इसको ब्रेक करिए। ये राइट है किसका है? माइनॉरिटीज़ का है। क्या करने के लिए? स्टैब्लिश और एडमिनिस्टर करने के लिए। किस चीज़ को? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। यहाँ हमको समझ रहा आ रहा है कि ये ब्रॉडर वे में ये समझ आ रहा है कि ये राइट कुछ बात कर रहा होगा माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड और उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कि कैसे वो इस्टेब्लिश होगा और कैसे उनको एडमिनिस्टर किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि बेसिकली क्या आर्टिकल 30 का कंसेप्ट क्या है। तो माइनॉरिटी जो कम्युनिटीज़ हैं अपने अपने देश में, उनके पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने और उनको मैनेज करने का अधिकार है। क्या है? हमारे जो माइनॉरिटीज़ हैं देश में, उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने का और उसको मैनेज करने का, मतलब टू मेक एंड टू स्टैब्लिश एंड मैनेज द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट उन माइनॉरिटीज़ को दिया जाता है। जैसे कि कोई माइनॉरिटी हो गई रिलीजियस माइनॉरिटी या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। ठीक है, दो जगह पे। रिलीजियस माइनॉरिटी मतलब मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, सिख हो गए, ये रिलीजन के हिसाब से माइनॉरिटी में है। माइनॉरिटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन वाइज क्या है? हिंदुओं से कम है, माइनॉरिटी में आते हैं, इसलिए ये सब मुस्लिम, क्रिश्चियंस एंड सिख। तो एक हो गया आपका रिलीजियस माइनॉरिटीज को ये मिलेगा और दूसरा हो गया लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक का मतलब लैंग्वेज के बेसिस में। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मराठी स्पीकिंग पीपल, तमिलनाडु में तमिल स्पीकिंग पीपल। तो ये सारी, जैसे मराठी स्पीकिंग पीपल इन तमिलनाडु, समझ के देखिए, तमिलनाडु के स्टेट में मैक्सिमम पीपल तमिल स्पीक करते हैं, वहां पे कहीं मराठी स्पीकिंग पीपल है एंड दे वांट टू मेक अ इंस्टीट्यूशन फॉर देयर मराठी लैंग्वेज, then they can establish it under article 30 because they are having the right under article 30 to manage and make a linguistic institution। बिकॉज मैंने बोला ना, रिलीजन के हिसाब से हिंदू, मुस्लिम, सिख हो गए, क्रिश्चियन, वैसे ही यहाँ पे कोई भी एक स्टेट जहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया जैसे तमिलनाडु का, वहाँ तमिल स्पीकिंग मेजोरिटी पे है। तो अगर वहाँ मराठी पीपल हैं और दे वांट टू मेक अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, देन दे कैन एस्टेब्लिश इट। अब इसके अंडर आता है आर्टिकल 30 ऑफ 1। आर्टिकल 30 ऑफ 1, आर्टिकल 30 ऑफ 1 क्या बोलता है? ऑल माइनॉरिटीज whether based on religion or language shall have the right to establish and administer educational institution of their choice। इसका मतलब क्या है? हिंदी में कहीं स्पेसिफिकली समझें कि हर रिलीजियन या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को ये राइट है कि अपना स्कूल, अपना कॉलेज, अपना एजुकेशनल सेंटर वो बना सकें। ठीक है, ये सरकार इस पर्टिकुलर चीज में सरकार के इंटरफेरेंस के बिना सिस्टम चला सकते हैं वो लोग। मतलब सरकार उनके लिए कुछ भी नहीं करेगी, दे आर फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंटल थिंग्स। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसमें एग्जाम्पल आपको कहीं समझना है तो जैसे आप देख सकते हैं, हमारे देश में एक बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, वो इसी के अंडर बना था, दैट वाज नेम्ड एज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो ये पर्टिकुलरली मुस्लिम कम्युनिटी के पीपल्स के लिए है। तो ये इसीलिए दे आर माइनॉरिटी, दे आर रिलीजियस माइनॉरिटी, तो दे कैन एस्टेब्लिश अ पर्टिकुलर स्कूल, कॉलेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर देमसेल्व्स। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है, उसी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना था। जैसे आपको और पता होना है, सेंट जेवियर्स कॉलेज है मुंबई का, वो भी आपका इसी सिस्टम में बना था। क्रिश्चियन माइनॉरिटीज ही चलाते हैं उसको। ठीक है, उसको वो चलाया जाता है उनके द्वारा। इसमें फिर आर्टिकल 30 में 1A करके अमेंडमेंट लाया गया था, 44th अमेंडमेंट 1978 से।
इसमें क्या हुआ था, 44th अमेंडमेंट 1978 में सरकार ने बोला अगर सरकार माइनॉरिटी के किसी इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी को एक्वायर करे तो उसको जस्ट कंपनसेशन देना होगा। अगर कोई माइनॉरिटी के पास या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी या रिलीजियस माइनॉरिटी के पास उनकी जमीन है और सरकार को वहां से रोड रास्ता निकालना है, नेशनल हाईवे निकालना है लेट से, या कोई बड़ा प्रोग्राम आ रहा है सरकार का, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, तब उस पर्टिकुलर टाइम में उनको उनकी जमीनों को लेना तो पड़ेगा, स्टॉल तो नहीं कर देंगे उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को। तब यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे हैव टू पे द जस्ट कंपनसेशन, कंपनसेशन कुछ देना होगा इनको जो भी वहां पे रहेगा। फिर यहाँ हम पढ़ते हैं आर्टिकल 30 ऑफ 2। क्या पढ़ते हैं हम? आर्टिकल 30 ऑफ 2। अब आर्टिकल 30 ऑफ 2 क्या बोलता है? स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मैनेज्ड बाय अ मेजॉरिटी इन ग्रांटिंग एड। मतलब स्टेट को कोई भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को किसी को पैसा दे दिए किसी को पैसा नहीं दिए ऐसा नहीं करना है, या तो सबको दोगे। अगर कोई माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सरकार से पैसे लेती है या सपोर्ट लेती है या मांगती है उनसे, तो सरकार उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकती है, सबको देना होगा उनको। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक कम्युनिटी को दे दिए दूसरे कम्युनिटी को नहीं दिए। यही आपका आर्टिकल 30 ऑफ 2 बोलता है। ठीक है, लेट से कि सरकार कोई हिंदू रन स्कूल है उसको देती है क्या? पैसे देती हैं। किस चीज के लिए? स्कूल को रन करने के लिए। तब वो सिर्फ हिंदू स्कूल को नहीं दे सकती हैं, उनको वहां मुस्लिम स्कूल को भी देना पड़ेगा, क्रिश्चियन स्कूल को भी देना पड़ेगा, सिख स्कूल को भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो इसके बारे में नोट्स लिख लेते हैं हम लोग छोटा सा, सो दैट हमको याद रहे चीजें, तो भूल जाते हैं ऐसे में हम सब। जस्ट अ सेकेंड, देयर इज अ टेक्निकल ग्लिच। जस्ट अ सेकेंड बस। चलिए, तो आप लिख सकते हैं इसमें, लिखिए आर्टिकल 30, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर educational institution, full stop. The right is given to, the right is given to minorities to form and govern, to form and govern their educational institution. Next लिखिए आर्टिकल 30 ऑफ 1, all religion and linguistic minorities have the right to establish and administer educational institution of their choice. क्या बोला मैंने? ऑल रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। आर्टिकल 30 ऑफ 2 क्या बोलता है? द स्टेट शैल नॉट, द स्टेट शैल नॉट discriminate against any educational institution, the state shall not discriminate against any educational institution on the ground that, on the ground that it is under, it is under the management and the management of minority, whether based on, whether based on religion or language। ठीक है, तो ये हो गया आपका आर्टिकल 30 कंप्लीट। नाउ वी विल मूव टू आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। आर्टिकल 31 हुआ करता था राइट टू प्रॉपर्टी, और ये एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था। उसमें पहले ऐसा था कि कोई भी जबरदस्ती आपके बिना कॉम्पनसेशन के सरकार आपसे जमीन आपकी नहीं ले सकती थी। तो इसको क्या हुआ, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से आर्टिकल 19(1) ऑफ एफ और आर्टिकल 31 को, दोनों को रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया। अब करंट स्टेटस क्या है? तो हमारे पास राइट टू
राइट टू प्रॉपर्टी है अंडर आर्टिकल 300A एंड इट इज एन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ठीक है, तो हम लोग अब सीधा निकल जाएंगे किसके पास, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 नहीं रहेगा तो आपको पता होना चाहिए आपके फंडामेंटल राइट्स का कोई मतलब है ही नहीं। आर्टिकल 32 के बिना संविधान में आपके पास फंडामेंटल राइट्स लिखे भी होंगे तो भी वो कोई यूज के नहीं हैं। वाई आई एम सेइंग, बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर B.R. अम्बेडकर ने खुद भी कहा था कि आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये जो है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है, दिल है और आत्मा है संविधान का। क्यों है, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट होते हैं, क्या होते हैं, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट होते हैं तो आप डायरेक्टली अंडर आर्टिकल 32 कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जा सकते हैं। ये पावर है आपके पास कि अगर आपके राइट्स का हनन हो रहा है या आपके राइट्स को कोई कर्टेल कर रहा है गवर्नमेंट, तो आप सीधा वहां से कहां जाएंगे, कोई लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट का सिस्टम, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं आर्टिकल 22 टू 26 के तहत, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हैज डिवॉल्व इट्स पावर। बट डायरेक्टली देखेंगे आप तो आप कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज ऑब्लिग्ड कि आपका राइट को उनको एनफोर्स कराना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर 5 और आपके रिट्स होते हैं, 5 टोटल रिट्स होते हैं। ये मैंने अच्छे से समझा दिया है आप लोगों को किसमें, जुडिशरी की क्लास में, जब जुडिशरी हम लोग देख रहे थे। क्या क्या मैंने बताया था, हेबिस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्ट्यूरोरी और क्यू वारंटो। अच्छे से आज लिखेंगे, मैंने बोला था ना लिखाऊंगा मैं आप लोगों को इसको अच्छे से। तो ये क्या, हेबिस कॉर्पस क्या होता है, ये एक्चुअली में इलीगल इलीगल डिटेंशंस के खिलाफ होता है। इसको लिखते जाएंगे और बताते जा रहा हूँ, फिर बहुत सारा लिखाना एक साथ हो जाएगा फालतू का। ठीक है, चलिए लिखिए आर्टिकल 30 राइट, आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, इसमें सबसे पहले लिखिए पहला पॉइंट, आर्टिकल 32 टॉक्स अबाउट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी फॉर the enforcement of fundamental right of aggrieved citizen. Second point, the Supreme Court ruled that Article 32 is a basic feature of Constitution. Is a basic feature of Constitution. Next point लिखिए, right to get the fundamental rights to get the fundamental rights protected is in itself a right to get the fundamental rights protected is in itself a fundamental right, comma, it makes fundamental rights real. इसका मतलब ये है कि जो हमारे पूरे फंडामेंटल राइट्स है उनको बचाने के लिए जो राइट बनाया गया उसको भी फंडामेंटल राइट ही रखा गया है। क्यों, क्योंकि तभी आपके एक्चुअल में फंडामेंटल राइट्स का कोई मतलब है इन रियल सेंस। अगर कोई बचाने वाला नहीं है फंडामेंटल राइट्स को तो गवर्नमेंट या स्टेट हमारी कर्टेल कर सकती है केस बाय केस बेसिस पे, बट देयर इज ऑलवेज अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो ऑब्लिग्ड है आपके फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, Supreme Court has been Supreme Court has been constituted as the defender and guarantor of fundamental rights of citizen. Next point, according to Ambedkar, comma, this article is the very soul of the Constitution and the very heart of it.
इस आर्टिकल के अंदर 4 और राइट होते हैं, तो लिख लीजिए 4 अदर राइट्स। उसमें ए लिखिए, राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट। मैंने बोला ना, आपका फंडामेंटल राइट का कोई भी हनन करेगा तो आप सीधा आर्टिकल, कोई भी कर्टेल कर रहा है तो आप आर्टिकल 32 के अंडर सीधा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास खटखटा कर सकते हैं उनका दरवाजा। तो राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट। सेकंड पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू इशू रिट। ये 5 रिट जो मैंने लिखे हैं ये रिट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू इशू रिट। तीसरा लिखिए, पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इशू डायरेक्शन। क्या बोला मैंने? पार्लियामेंट कैन ऑर्डर एनी कोर्ट, ऑर्डर एनी अदर कोर्ट टू इशू डायरेक्शंस। ये आर्टिकल 226 के अंडर पार्लियामेंट ने आर्टिकल 226 के अंडर जो हाई कोर्ट को पावर ये दिया हुआ है कि वो भी फंडामेंटल राइट्स के केसेस सुन सकते हैं। ठीक है। चौथा लिखिए, राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट shall not be suspended except as otherwise provided by the constitution। इसका मतलब आर्टिकल 32 कभी सस्पेंड नहीं होगा, तभी सस्पेंड होगा जो संविधान में दिया हुआ है, उन्हीं तरीकों से वो सस्पेंड किया जा सकता है। पहला पॉइंट उसमें लिखिए, इसको मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, इससे क्वेश्चन बनते हैं हर बार, एकदम अच्छे से लिखा रहा हूँ मैं एक एक चीज को, कुछ भी चीज नहीं छोड़ेंगे हम, इससे कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा आर्टिकल 32। वैसे हमने फंडामेंटल डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज से मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। आपको चाहिए तो आप लक्ष्मीकांत टच भी मत कीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आएगा। ठीक है। आई हैव गिवन एवरी ईच एंड एवरी नोट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, कुछ भी नहीं छूटा है। लिखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट the president can suspend the right to move any court for the enforcement of fundamental rights during a national emergency। ब्रैकेट में लिखिए आर्टिकल 359। मैंने आपको बताया था आर्टिकल 359 जब लगता है इमरजेंसी के क्लास में, तब आर्टिकल 20 और 21 बस रहता है, और सारे आर्टिकल जो होते हैं उनको, उनके पास आप एनफोर्समेंट नहीं होता है, तो आप उसका कोई भी फंडामेंटल राइट्स 2021 को छोड़ के उस टाइम लाइव नहीं रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32 है, और आर्टिकल 32 इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल 359 कहीं लगता है आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 आपका नेशनल इमरजेंसी है, उसके साथ आर्टिकल 359 को भी क्या किया जाता है? लगाया जाता है। तब आपके पास ये सिचुएशन होता है कि अंडर आर्टिकल 359 सिर्फ आर्टिकल 2021 रहता है सिटीजन्स के पास, और सारे आर्टिकल जो रहते हैं फंडामेंटल राइट्स वो नहीं रहते हैं उनके पास उस टाइम पे जब इमरजेंसी लगी हुई है। तो फंडामेंटल राइट कोई नहीं रहता है, बोला मैंने। तो आपको ये मैंने यहां बताया ना कि आर्टिकल 32 इज इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट, तो वो भी नहीं रहेगा, ये संविधान में प्रोविजन है, तब आपका 32 को रोका जा सकता है। नेक्स्ट लिखिए, सुप्रीम कोर्ट हैज सेड वेयर रिलीफ थ्रू हाई कोर्ट इज अवेलेबल, वेयर रिलीफ थ्रू हाई कोर्ट इज अवेलेबल अंडर आर्टिकल 226, comma, द एग्रीव पार्टी शुड मूव टू सुप्रीम कोर्ट। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद से कहा है, अगर आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जाके फंडामेंटल राइट से रिलेटेड केसेस खत्म किए जा सकते हैं, वहां भी सुनवाई हो सकती है, तो आप फंडामेंटल राइट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट तब तक ना आए जब तक हाई कोर्ट उसके ऊपर जजमेंट दे सकता है। इसका और भी रीजन है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट काम होते हैं करने के लिए, और बहुत ज़्यादा हर एक फंडामेंटल राइट का वो क्या केसेस लेने लगेगा वहीं पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, तो इतना प्रेशर बन जाएगा, तो राइट जो है वो जस्टिफिकेशन भी नहीं दे पाएंगे, वो केसेस बहुत लॉन्ग हो जाएंगे। तो फायदा ही क्या आर्टिकल 32 का जब केसेस लॉन्ग। अब हाई कोर्ट आपको पता है काफ़ी स्टेट्स में है, तो उन स्टेट्स में आप इजीली फंडामेंटल राइट्स के लिए जा सकते हैं। जब तक ऐसा सिचुएशन नहीं आता कि हाई कोर्ट के एम्बिट से बाहर है, तब तक कोशिश करिए कि आप आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट जाइए फंडामेंटल राइट्स जब कर्टेल होते हैं तो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, डैश करके लिखिए, जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज ओरिजिनल बट नॉट एक्सक्लूसिव, फुल स्टॉप। It is concurrent with the jurisdiction of
हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। इसका मतलब ये है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन तो है ये, सुप्रीम कोर्ट का एक्चुअल ओरिजिनल मैंने बताया था वो जुरिस्डिक्शन को हम बोलते हैं जो एक्चुअल में काम होता है सुप्रीम कोर्ट का करने का, जो संविधान में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे दिया हुआ है। ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन तो है, मगर प्रीलिम्स में बोल दिया गया कि अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के पास ही बस ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड केसेस को सुनने का। ओरिजिनल तो है, सही है, बट एक्सक्लूसिव नहीं है क्योंकि वो शेयर करता है अपना ये पावर को आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के साथ। तो एक्सक्लूसिव का मतलब होगा कि बोलते हैं ना मेरे पास एक्सक्लूसिवली ये वॉच है, मेरे पास एक्सक्लूसिवली ये शूज है, मतलब एक्सक्लूसिव कलेक्शन, मतलब ये सिर्फ आपके पास रहेगा उसके बाद बनना बंद हो जाएगा। तो ये एक्सक्लूसिव नहीं है, ओरिजिनल जरूर है बट दोनों शेयर करते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। आर्टिकल 32 कैन नॉट बी इन्वोक्ड टू determine the constitutionality of an executive order. Article 32 cannot be invoked to determine the constitutionality of an executive order or a legislation unless इट्स डायरेक्टली इन्वॉल्व। ठीक है, मतलब जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर और लेजिस्लेचर के अगेंस्ट में ये आर्टिकल 32 इन्वोक नहीं कर सकता, जब तक कोई ऐसा केस नहीं आ जाता कि फंडामेंटल राइट को वो हनन कर रहे हैं या कर्टेल करने की कोशिश कर रही है एग्जीक्यूटिव कोई लॉ बना के। ठीक है, चलिए अब रिट्स के बारे में लिख लेते हैं। सबसे पहला रिट्स मैंने बोला था हेबियस कॉर्पस, तो रिट्स करके लिखिए ऐसा रिट्स, और उसके बाद पहला लिखिए, पहला पॉइंट हेबियस कॉर्पस। उसमें पॉइंट लिखिए मीन्स टू हैव द बॉडी, means to have the body of. Second, order issued by the court to a person who has detained another person, comma, to produce the body of later before it। जब भी कोई आदमी किसी और आदमी को किडनैप कर ले या कुछ भी प्रॉब्लम ऐसा रहे कि आदमी की बहुत सारी आदमी मिल नहीं रहा है, तब क्या करती है सुप्रीम कोर्ट हेबियस कॉर्पस का रिट यूज करती है और पुलिस को बोलती है कि उसको मेरे सामने उनको इन बॉडी प्रेजेंट करिए, इन बॉडी प्रेजेंट करिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सामने। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए बुल्क वर्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, बुलवर्क ऑफ बुलवर्क BULWARK, बुलवर्क ऑफ individual liberty against arbitrary detention, only against illegal detention. Next, against both private and public, against both private and public। भाई हो सकता है कि गवर्नमेंट ने उसको रखा हो कहीं पे, हो सकता है प्राइवेट कोई उसको किडनैप करके रखा हो किसी आदमी को, तो भी ये हेबियस कॉर्पस लगाया जा सकता है, प्राइवेट एंड पब्लिक। नेक्स्ट लिखिए नॉट इशूड व्हेन डिटेंशन इज लॉफुल, मतलब किसी लॉ के अंडर डिटेंशन किया गया है तब हेबियस कॉर्पस नहीं लगता है, कॉमा प्रोसीडिंग फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कॉमा डिटेंशन इज बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, कॉमा डिटेंशन इज आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। क्या बोला मैंने, नॉट इशूड when detention is lawful, comma proceeding for contempt of court, comma detention is by competent court, comma detention is outside the jurisdiction of the court। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए मैंडामस, मैंडामस का मतलब क्या होता है, कमांड, टू कमांड। तो लिखिए मीन्स कोट अनकोट में लिखिए वी कमांड। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए command is issued by the court, command is issued by the court and public officials asking him to perform his official duty that he has failed or refused to perform। कोर्ट ये देखती है कि अगर कोई ऑफिसर अपने एम्बिट का काम नहीं कर रहा है और कोई केस लगाता है कि ये काम ऑफिसर के अंदर है मगर ऑफिसर करना नहीं चाह रहा है, तो बोलती है कोर्ट उनको कमांड करती है कि यू हैव टू डू दिस वर्क। तो ये होता है क्या, मैंडमस तब यूज होता है जब सरकारी कोई ऑफिशियल क्या होता है, परफॉर्म नहीं करता है अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज को। नेक्स्ट है इट कैन बी इशूड अगेंस्ट पब्लिक बॉडी, ब्रैकेट में लिखिए कैपिटल में ONGC, कॉमा गेल, कॉमा सेल।
ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, कॉरपोरेशन, कॉमा, इंफीरियर कोर्ट्स, कॉमा, ट्रिब्यूनल और गवर्नमेंट फॉर द सेम प्रोसेस। मतलब कोई भी अथॉरिटी अगर अपना काम नहीं कर रही है, चाहे जुडिशियरी हो, गवर्नमेंट हो, सबके ऊपर ये मैंडेमस लाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, कांट बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी, कॉमा, टू एनफोर्स departmental instructions that does not possesses statutory force, comma, when the duty is discretionary, comma, to enforce contractual obligation, comma, against president or governor, comma, against CGSC स्टेट चीफ जस्टिस जो होते हैं इन जुडिशियल कैपेसिटी। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए थर्ड पॉइंट, प्रोहिबिशन। थर्ड जो है आपका हैबिस कॉर्पस हो गया, मैंडेमस हो गया। अब समझते हैं प्रोहिबिशन के बारे में। अच्छे से नोट्स रहेगा, ये दो दो नंबर में पूछ सकता है। मेरे लिखाने का कोई रीजन ये नहीं है कि आपको बहुत समझ तो गए होंगे, बट कैसे आप आंसर लिखेंगे। अगर लिख दिया 2 नंबर में, 4 नंबर में आ गया, राइट अबाउट क्यू और इनटू, व्हाट यू विल राइट, यू हैव टू हैव सम फोल्डर पॉइंट्स। दिस इज व्हाट आई एम गिविंग इन इजी लैंग्वेज। पढ़िए एक बार जाके, आप क्या है लक्ष्मीकांत समझ आ जाएगा आपको। कुछ समझ नहीं पड़ रहा, लिख ही नहीं पाएंगे। जब लिखाते हैं तो ऐसा बोलना पड़ता है, रीजन बिंग कि बच्चे बड़े बुरा लगता है, इतना लिखा रहे हैं। लिखिए यार, बहुत इंपॉर्टेंट है नोट्स। पॉलिटी समझना इतना आसान नहीं है। नोट्स अच्छे मिलते हैं नहीं पॉलिटी के, पूरे बुकिश लैंग्वेज में मिलते हैं और वो बहुत टफ हो जाता है समझ पाना फिर। ठीक है, तो प्रोहिबिशन, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, मीन्स टू फॉरबिड, मीन्स कोट अनकोट में लिखिए टू फॉरबिड, किसी को रोकने के लिए। इशूड बाय, सेकेंड पॉइंट, इशूड बाय हायर कोर्ट टू द लोअर कोर्ट। कौन करता है? हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को रोकता है। किससे? अगर कोई लोअर कोर्ट अपने पावर से ज्यादा का केस सुनने की कोशिश करता है तो हायर कोर्ट उसको रोक देता है प्रोहिबिशन लगा के, कि भैया तुम्हारा उतना ही ताकत है, जितनी औकात उतना कोर्ट का केस सुनो, तुम हमारे एम्बिट के केसेस ना सुनो। तो क्या हो गया? इशूड बाय हायर कोर्ट टू द लोअर कोर्ट, कॉमा, प्रोहिबिशन डायरेक्ट्स इनएक्टिविटी, कॉमा, issued only against judicial and quasi-judicial bodies, issued only against judicial and quasi-judicial bodies. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नॉट अवेलेबल अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, लेजिस्लेटिव बॉडीज, कॉमा, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, फुल स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ लिखिए, सर्ट्योरी, SCERTIORARE, सर्ट्योरी। इसमें पहला पॉइंट लिखिए, मीन्स टू बी, कोट अनकोट में, टू बी सर्टिफाइड और इन्फॉर्म्ड। किस सर्टिफिकेट, मतलब क्या आपके पास नेक्स्ट लिखिए, पहले उसको फिर समझाता हूं। इशूड बाय हायर कोर्ट टू द लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल, either to transfer a case pending with the latter, either to transfer a case pending with the latter to itself or to quash the order of the latter। मतलब कोई ऑर्डर उन्होंने गलत दिया है या कोई केस लगता है कि उनके एम्बिट से ऊपर का है और कोई केस को ट्रांसफर कराना चाह रहा है जब हायर कोर्ट लोअर कोर्ट से, तब वो आप सर्ट्योरी यूज करेगा और बोलेगा ये केस हमको ट्रांसफर कर दो बिना सुनवाई किए। या फिर कोई ऑर्डर उन्होंने पास कर दिया है तो उसको कॉश करने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट लिखिए, बोथ प्रोटेक्टिव एंड क्यूरेटिव। ये प्रोटेक्शन करने के लिए भी है कि उनके एम्बिट का केस नहीं है कैसे होगा, और क्यूरेटिव क्या, ठीक करने के लिए हम आगे मतलब हायर कोर्ट उसका जब डिसीजन देगा तो। नेक्स्ट लिखिए, कैन बी इशूड अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, कैन बी इशूड अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। नेक्स्ट लिखिए, नॉट अगेंस्ट लेजिस्लेटिव बॉडीज
and private individual. फिफ्थ इज क्यू वारंटो. पहला पॉइंट लिखिए, मीन्स कोट अनकोट में बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट. बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट. सेकंड पॉइंट, issued by court to inquire into legality. Issued by court to inquire into legality of claim of a person to a public office. किस वारंट से आप उस अधिकार में बैठे हैं, ये पूछता है. क्या वारंट है, क्या मतलब आपके पास वो क्वालिफिकेशन है कि आप वहां कलेक्टर बन के बैठे हैं, या क्या आपके पास पावर है कि आप उस पर्टिकुलर पब्लिक ऑफिस के पोस्ट में बैठे हैं और आपने ये डिसीजन दिया है. नेक्स्ट, issued only in case of public office by person. नेक्स्ट पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ऑफिसर्स के अगेंस्ट हो सकता है ये, ठीक है. नेक्स्ट है, कांट बी इशूड अगेंस्ट एनी मिनिस्टीरियल ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस. प्राइवेट या मिनिस्टर के अगेंस्ट नहीं लाया जा सकता कि किस अथॉरिटी से आप वहां बैठे हैं, ठीक है. तो ये हो गया आपका आर्टिकल 33. काफ़ी 32 काफ़ी सारे पॉइंट्स हमने लिखे हैं इस आर्टिकल में. काफ़ी नोट्स प्रिपरेशन भी किया है हमने इस आर्टिकल में. नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 33, जिसमें हम बात करेंगे पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई फंडामेंटल राइट्स इन आर्म्ड फोर्सेस. आर्टिकल 33. अब थोड़ा सा बोर हो गए थे तो थोड़ा सा समझेंगे क्या है. तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो सर्टेन फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है या मॉडिफाई कर सकता है. क्या कर सकता है? रेस्ट्रिक्ट कर सकता है या मॉडिफाई कर सकता है. किसके लिए? तो ये आर्म फोर्सेस के पीपल के लिए. आर्म्ड फोर्सेस के पीपल, जो हमारे फोर्स के पीपल हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, ये सारे हमारे क्या हैं? फोर्सेस हैं हमारे. और ये सारे फोर्सेस के लिए अलग से नियम कानून बनाए जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 33 विच इज अ फंडामेंटल राइट. दिस पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट सेज इटसेल्फ कि दे कैन रेस्ट्रिक्ट और मॉडिफाई. रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं. किसके लिए? आर्म फोर्सेस के पीपल के लिए. हो सकता है आर्म फोर्सेस के पीपल को सारे राइट दे दिए जाएं तो कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए उनको हर राइट नहीं दिया जाता है. अब राइट टू स्पीच दे दिया आपने उनको तो वो कुछ भी बोल दे, और उनके पास कॉन्फिडेंशियल क्या है? कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है अबाउट आर फोर्सेस. तो वो चीज़ें इनको इसलिए रेस्ट्रिक्ट की जाती हैं कि उनके पास फंडामेंटल राइट्स उतने ही हों जिससे सेफ्टी और सिक्योरिटी हमारे देश का बना रहे. आर्म फोर्सेस के अंदर कौन कौन और आते हैं? आर्म फोर्सेस के लोगों के लिए हो गया आर्टिकल 33. पुलिस फोर्सेस के पीपल के लिए हो गया. इंटेलिजेंस फोर्सेस के पीपल जो रॉ हो गया, आईबी हो गया. पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, इन सब के लिए हो गया. ठीक है. वाई, क्यों? क्वेश्चन आपके दिमाग में आया. मैंने अभी क्या बताया? ताकि डिसिप्लिन बना रहे और नेशनल सिक्योरिटी अफेक्ट ना हो. एक डिसिप्लिन मेंटेन रहना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? नेशनल सिक्योरिटी अफेक्ट नहीं होना चाहिए. मैंने फ्रीडम ऑफ स्पीच का एग्जांपल आपको इसीलिए दिया कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच रहा तो फुल राइट पे तो वो बातें कर सकते हैं रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ द पर्टिकुलर फोर्सेस एंड दैट विल बी अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ आर क्या संविधान, मतलब देश के. ठीक है. इसके साथ साथ अब आप कुछ लिख लीजिए इसके लिए, जब इतना बात ही कर लिए हम लोग तो लिखिए आर्म फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट आर्टिकल 33. पहला पॉइंट लिखिए उसमें. Parliament can restrict or abrogate, ABROGATES, GATE. Parliament can restrict and abrogate or abrogate by law the fundamental right in the application, to member of armed forces, paramilitary forces, police forces, intelligence agencies, force charged with the maintenance of public order.
पैरामिलिट्री ये फोर्सेस की जब बात कर रहा हूं ना मैं, तो ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 33, ये बीएसएफ सीआरपीएफ के जवान के ऊपर तो लगता ही लगता है। वहां जो रहने वाले भाई, अब जवान जब एक कैंप में रहते हैं तो वहां ड्राइवर्स होते हैं, वहां कुक होते हैं, वहां कॉबलर होते हैं, बाल काटने वाले सब होते हैं ना, वहां डॉक्टर्स होते हैं, तो उन सब के ऊपर भी ये रहेगा। जो भी उस जगह पे एक साथ बैठे हैं उन सब के ऊपर आर्टिकल 33 लगेगा। सेकेंड पॉइंट लिखिए, पार्लियामेंटेरी लॉ enacted under parliamentary law enacted under article 33 can also exclude the court martial। ब्रैकेट में लिखिए, ट्रिब्यूनल established under the military law, ट्रिब्यूनल established under the military law, ब्रैकेट क्लोज, फुल स्टॉप, from the writ jurisdiction of Supreme Court and High Court, from the writ jurisdiction of Supreme Court and High Court, so far as enforcement of fundamental right are concerned। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पावर टू मेक लॉ अंडर, पावर टू मेक लॉ अंडर आर्टिकल 33 is conferred only to Parliament of India। Next point, any such law can't be challenged in any court on the ground of contravention of any of the fundamental right। तो जो लॉ हमारे आर्टिकल 33 में बनाए जाएंगे रेस्ट्रिक्शंस, वो इस सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए कोई भी आदमी नहीं जा सकता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, क्योंकि वो आर्टिकल 33 क्लियर बोलता है कि अगर आर्टिकल 33 में वो रेस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं तो इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, देन द नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 क्या होता है आपका, इसको बोलते हैं मार्शियल लॉ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मार्शियल लॉ। तो आपको पता होना चाहिए, मार्शियल लॉ के टाइम फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं जब किसी रीजन में मिलिट्री रूल लगता है, या किसी इमरजेंसी सिचुएशन की वजह से, इंटरनल डिस्टरबेंस की वजह से मिलिट्री रूल लगाना पड़ता है। उस पर्टिकुलर टाइम में आर्टिकल 34 को इम्पोज किया जाता है। क्या होता है आर्टिकल 34, तो जब मार्शल लॉ लगता है तो पार्लियामेंट क्या करता है, कुछ फंडामेंटल राइट्स को टेम्पररी कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर सकता है आपका। ठीक है, और उनके खिलाफ लीगल एक्शन से इम्यूनिटी दी जा सकती है मिलिट्री फोर्सेस को। अगर देखिए क्या होगा, एक पर्टिकुलर रीजन है वहां मार्शल लॉ लगा हुआ है आर्टिकल 34 के अंडर, तो पार्लियामेंट आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स को अंडर आर्टिकल 34 कर्टेल कर सकता है, उसको बंद कर सकता है उस टाइम के लिए। अब कहीं आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, रीजन बीइंग कि वहां मिलिट्री फोर्सेस लगे हैं, तो उसके लिए आप कहीं भी नहीं जा सकते हैं, कोई लीगल एक्शन उनके खिलाफ नहीं होगा मिलिट्री फोर्सेस के खिलाफ। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बारे में भी आप नोट्स लिख लीजिए। मार्शल लॉ आर्टिकल 34, फर्स्ट पॉइंट, व्हेन द मार्शल लॉ is in the force in any area, when the martial law is in the force in any area within the territory of India, comma, fundamental right can be restricted, full stop। It empowers the parliament to indemnify any government servant or any other person for any act done by him, full stop। The act of indemnity made by the parliament can't be challenged in any court। Next point,
द वर्ड, द एक्सप्रेशन, कोट अनकोट में लिखिए, मार्शल लॉ हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नो स्पेसिफिक प्रोविजन in the constitution that authorizes the executive to declare, no specific provision in the constitution that authorizes the executive to declare martial law, it is implicit in article 34. नेक्स्ट और आज का आखिरी टॉपिक रहेगा आपका, आखिरी आर्टिकल है आर्टिकल 35। तो आर्टिकल 35 क्या है? तो आर्टिकल 35 है पावर टू मेक लॉज फॉर फंडामेंटल राइट्स इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ओनली आपको पता होना चाहिए, ओनली पार्लियामेंट इन इंडिया हैज द पावर कि या राइट कि उनके पास राइट है कि वो कुछ स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट्स के इम्प्लीमेंटेशंस के लिए लॉ बना सकते हैं। जैसे कि स्पेसिफिकली आर्टिकल 16 ऑफ 3 में हमने देखा था एम्प्लॉयमेंट अंडर स्टेट, आर्टिकल 32 में हम देखते हैं रिट जुरिस्डिक्शन, 33 में आर्म फोर्सेस के लिए अलग से लॉ, 34 में मार्शियल लॉ, 23 में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में। ठीक है, तो ये इसमें क्या बोला गया अंडर आर्टिकल 35 कि पार्लियामेंट के पास पावर है फंडामेंटल राइट्स के इम्प्लीमेंटेशंस के लिए अलग से लॉ बनाए जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आर्टिकल 17 में अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के लिए अलग से मैंने बताया था आपको एक लॉ बनाई गवर्नमेंट वहां से इस फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करने के लिए, जो इसका नाम था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। इसका मतलब क्या है, आर्टिकल 55 क्या बोलता है, हर एक फंडामेंटल राइट कहीं हनन होगा तब आप पहुंचेंगे कहाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बट कुछ लॉज इतने इंपॉर्टेंट हैं जिसके लिए अलग से कोई लॉ रहता है, तो लोगों में एक डर रहता है कि अगर हमने इस काम को किया तो हमको पिनलाइज किया जा सकता है। तो वैसे ही कुछ लॉ थे कि आपके, जैसे राइट टू अनटचेबिलिटी, इसको अब कैसे प्रैक्टिस को रोका जाए, तो गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया कि जिसका नाम था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। उसमें क्लियर प्रोविजंस हैं कि इट इज एब्सोल्यूट इन नेचर, आप बिल्कुल राइट टू अनटचेबिलिटी नहीं फॉलो कर सकते, और कोई पाया जाता है करते हुए तो इट इज अ पिनलाइज ऑफेंस, इसके अंडर आपके ऊपर कोर्ट केस हो सकता है। जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इलेक्शन के डिस्क्वालिफिकेशन, इन सब से रिलेटेड है, तो ये भी आपका क्या है, आर्टिकल 16 के अंडर ही है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड फैक्ट हो गए उसमें दिए हुए थे। तो ये हो गया आपका आज का पूरा क्लास ऑलमोस्ट खत्म। इसका भी आप लिख लीजिए आखिरी में आर्टिकल 35, पहला पॉइंट। आर्टिकल 35 lays down that the power to make laws, comma, to give effect to certain specified fundamental right, to give effect to certain specified fundamental right shall vest only in the parliament and not in the state legislature। कौन करेगा, सिर्फ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं करेगा। क्या बोला मैंने, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकता है। ठीक है, फुल स्टॉप। इट एंश्योर्स दैट देयर इज यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट इंडिया with regard to the nature of those fundamental right and punishment। क्यों? क्योंकि वो फंडामेंटल राइट पूरे देश में एक समान चले, और जो पनिशमेंट है उस फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल करने का वो पूरे देश में एक समान हो। नेक्स्ट पॉइंट, पार्लियामेंट शैल हैव द पावर टू मेक लॉज रिलेटेड टू आर्टिकल 16, 17, 23, 32 एंड 33। मैंने बताया ना आपको ये क्लियरली कौन कौन से मैंने लॉज आपको पहले ही बताए थे जब मैं आपको समझा रहा था कि स्पेसिफिकली किन किन के लिए दिया हुआ है इस आर्टिकल के अंदर। आर्टिकल 16 ऑफ 3 एम्प्लॉयमेंट, इसको लिख लीजिए, आर्टिकल 16 ऑफ 3, इसके अंडर क्या है, गवर्नमेंट पार्लियामेंट अलग से लॉ बना सकती है एम्प्लॉयमेंट अंडर स्टेट। सेकंड किसके अंडर बना सकती है, अंडर आर्टिकल 32, ब्रैकेट में लिखिए रिट जुरिस्डिक्शन, इसके लिए अलग से लॉ बना सकती है पार्लियामेंट। थर्ड लिखिए आर्टिकल 33 जो है आर्म्ड फोर्स रेस्ट्रिक्शन, इसके लिए मैंने अभी समझाया आपको, अलग से लॉज बनाए जा सकते हैं। फिर चौथा लिखिए आर्टिकल 34, उसके ब्रैकेट में लिखिए मार्शियल लॉ।
फिर आप आखिरी लिखिए आर्टिकल 23, इसमें आप लिखिए ह्यूमन राइट प्रोहिबिशन, इसके लिए भी गवर्नमेंट ने लॉज पास किए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट और आखिरी पॉइंट लिखिए आर्टिकल 35 extends the competence of the parliament to make a law on the matter specified above, although some of these matter may fall within the sphere of the state legislature। ठीक है, तो हो गया आज का क्लास हमारा समाप्त, खत्म। फंडामेंटल राइट्स आर ओवर। हाउ वर द क्लासेस? डिड यू नाउ हैव ऑल द नॉलेज अबाउट द फंडामेंटल राइट्स? आर यू प्रिपेयरिंग द नोट्स वेरी वेल? आर यू ऑल गाइज रिवाइजिंग द नोट्स? कल मैंने बोला था रिवाइज किया है कि नहीं? आज का दिन फिर एक दिन मैं बोल रहा हूँ, कल आपने रिवीजन किया है क्योंकि मैंने बोला था प्लीज आज भी एक बार पूरे के पूरे नोट्स को रिवाइज कर लीजिए। इसके बाद फंडामेंटल राइट्स को 15-20 दिन मत पकड़िएगा। इससे आपका कल आपने रिवीजन किया, आज आप एक और रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में और अच्छे से बैठ जाएगा एंड इट विल सेटल डाउन धीरे धीरे, क्योंकि कल से फिर हम फैक्ट्स पढ़ने वाले हैं। दोज आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्टडिंग, बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लासेस गाइस।